नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की बड़ी खबरें, खेल जगत की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। हिमाचल प्रदेश में चरम पर चुनाव प्रचार। सोलन और सुंदरनगर में प्रधानमंत्री की रैली। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। रोजगार और मुफ्त बिजली समेत कई वादे। गुजरात चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट समेत 5 विधानसभा उपचुनाव का ऐलान। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं से वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार। दिल्ली अब भी डार्क रेड जोन में। एनसीआर के सभी प्रमुख शहर रेड जोन में। जल स्रोतों के संरक्षण पर उपराष्ट्रपति का जोर। नोएडा में इंडिया वाटर वीक के समापन समारोह में संबोधन। अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए सक्रिय कदम उठाने का आह्वान। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को हरा सेमीफाइनल में इंग्लैंड। सुपर 12 ग्रुप के अहम मैच में 4 विकेट से जीत। डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया मुकाबले से बाहर। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री आज अमृतसर के ब्यास में राधा स्वामी सत्संग भवन पहुंचे। उन्होंने संप्रदाय प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री डेरा की सामुदायिक रसोई में भी गए। धार्मिक दृष्टि से अहम काशी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। इसका डिजाइन काशी के धार्मिक और मंदिरों की संस्कृति को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। काशी स्टेशन के कंप्लीट रीडेवलपमेंट का एकदम पुनर्निर्माण एकदम भव्य तरीके से इसको करना, इसमें हमारे बनारस की जो धार्मिक संस्कृति है, जो मंदिरों की संस्कृति है, उस संस्कृति को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन बनाना। आप देख रहे हैं डिज़ाइन जिस तरह से बन रहा है, उस डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की भावनाओं को, यहाँ की अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए इसका पुनर्निर्माण होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि नदियों के बिना किसी भी सभ्यता का विस्तार नहीं हो सकता है और गंगा नदी भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, जो राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबरॉय, उनके पिता सुरेश ओबरॉय और उनकी दिल्ली स्थित फर्म को राहत दी है। 2003 में एक एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले में तलब करने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। ईडी ने धन शोधन के एक मामले में मऊ से सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। ट्विटर के कर्मचारियों की छटनी को लेकर एलन मस्क ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि कंपनी के हर दिन लाखों डॉलर का नुकसान झेलने की स्थिति में उनके पास छटनी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। रूस के कोस्त्रोमा शहर में कैफे में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई है और 5 अन्य झुलस गए हैं। एक विवाद के दौरान किसी ने फ्लेयर गन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद आग लग गई। मलेशिया में आम चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू हो गया है। इस महीने की 19 तारीख को चुनाव होने हैं। अनवर इब्राहिम और पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद सहित कई उम्मीदवारों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अपना नामांकन पत्र जमा किया। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने कम दूरी की 4 बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र में दागी है। उत्तर कोरिया इस हफ्ते कई मिसाइल परीक्षण कर चुका है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। और अब खबरें विस्तार से, और खबरों की शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव की जुड़ी खबरों से। और सबसे पहले बात गुजरात की। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 विधानसभा सीटों के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। पहले चरण के लिए 14 नवंबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं। 15 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी।
17 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा। और अब रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में 2 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने सोलन और सुंदरनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि प्रदेश के लोगों ने बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने का मन बना लिया है। मंडी जिले के सुंदरनगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार हिमाचल चुनाव बेहद खास है, क्योंकि 12 नवंबर को डाला गया प्रत्येक वोट सिर्फ आने वाले 5 साल के लिए नहीं है, बल्कि अगले 25 वर्षों के लिए राज्य की विकास यात्रा को परिभाषित करेगा। उन्होंने दावा किया कि लोग जानते हैं कि बीजेपी स्थिरता के लिए खड़ी है और उसने सेवा भाव, समभाव रखते हुए विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस मौके पर उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी रही। देश की राजनीति में क्या फर्क पड़ता है? इतने छोटे राज्य की हैसियत क्या है? अरे होता है, चलता है, करो न करो कौन पूछता है भाई। बड़े बड़े राज्य होंगे, ज्यादा एमपी होंगे, उसकी तो आवाभगत होगी, हिमाचल की क्यों होगी? इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने हिमाचल के विकास को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना, 30 यूनिट मुफ्त बिजली और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10 करोड़ स्टार्टअप निधि देने का वादा किया है। घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू और एआईसीसी सचिव तेजिंदर पाल बिट्टू और मनीष चतरथ भी मौजूद थे। जो आप इस घोषणा पत्र को पढ़ेंगे उसमें हमने बहुत चीजों की व्यवस्था की है, जिसमें आपको सारी चीज भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन हम देंगे। जो नौकरियों में जो है धांधली थी, पर्चे लीक हो रहे थे, उन सब की व्यवस्था के लिए कड़ाई से व्यवस्था की। खेती और बागवानी के लिए आयोग बनेगा और उस आयोग से तय होगी कीमतें। डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन तीनों को बढ़ाया जाएगा। हर घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। पशु चारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा, जो फॉडर है। नई पर्यटन नीति हमने बनाई है। और अब बात कुछ और चुनावी खबरों की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कई रैलियों को संबोधित किया। राजपुरा रैली में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के विकास को रोकने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रभारी सचिव हिमांशु व्यास ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के कुछ घंटे के बाद हिमांशु व्यास बीजेपी में शामिल हो गए। कुछ दिन पहले आप आदमी पार्टी का दामन थामने वाले इंद्रनील राजगुरु ने फिर कांग्रेस में वापसी कर ली है। वे आप का सीएम फेस न बनाए जाने से नाराज थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया और राज्य की बीजेपी सरकार पर महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रहने का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ ही 5 राज्यों में 5 विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव कराया जाएगा। 5 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए मतगणना 8 दिसंबर को होगी, जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना होगी। मैनपुरी लोकसभा सीट के अलावा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हुई रामपुर विधानसभा सीट उन 5 सीटों में से एक है जिन पर उपचुनाव होना है। राजस्थान के चुरू जिले में सरदार शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन होने के बाद उपचुनाव कराया जा रहा है। जिन अन्य विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें ओडिशा में पदमपुर, बिहार में कुर्नी और छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर शामिल है।
हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता 106 वर्षीय श्याम सरन नेगी का अंतिम संस्कार किया गया। आज सुबह उनके पैतृक स्थान कल्पा में उनका निधन हो गया था। देश के चुनाव आयोग ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। 2 दिन पहले नेगी ने 12 नवंबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए डाक मतपत्र के जरिए अपना वोट डाला था। 106 साल के नेगी ने अपने जीवन काल में 30 से अधिक बार मतदान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्याम सरन नेगी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के प्रति नेगी का नजरिया देश के युवाओं को प्रेरित करेगा। ये बात हर देशवासी को, खास करके मेरे युवा मतदाताओं को, हर नागरिक को सदा सर्वदा प्रेरित करती रहेगी। मैं बहुत ही भावुक मन से परम आदरणीय श्याम सरन नेगी जी को सर झुका करके श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और चुनाव से जुड़ी खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अन्य खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पानी और ईंधन जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। वे ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 7वां इंडिया वाटर वीक के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हम संसाधनों के बड़े पैमाने पर दोहन में लापरवाह नहीं हो सकते। उपराष्ट्रपति ने कहा कि समय आ गया है कि सभी अंतर्राज्यीय जल विवादों को हल करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं, क्योंकि ये किसी के हित में नहीं है और देश और लोगों के खिलाफ है। उन्होंने जल निकायों को फिर से जीवंत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। That in the true spirit of federalism, time has come now that we take proactive initiatives to resolve interstate water disputes. These disputes are in favor of none and go against the very interest of the country and the people at large. I am sure with his sagacious approach and the experience he brings on the table, I expect positive results. इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने देश में कम होते जल स्रोतों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जलाशयों का कायाकल्प करना समय की मांग है। भारतीय संस्कृति में और ग्रामीण व्यवस्था में जोहड़ का बहुत बड़ा मतलब है। जोहड़ अब लुप्त होते जा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा है, we must do everything to see that we recreate our water bodies in a significant manner, and that I am sure will be highly impactful. और आज की खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। The Defence Production and Export Promotion Policy clearly stipulates the target as 35,000 crores by 2025. We have to move very fast. The countries are willing to partner because the whole world is looking towards Indian capability in defence sector, which is rising, as you said, sunrise sector. Desire for India to move rapidly in the field of defence production and exports with Atmanirbhar Bharat.
Mumbai till now is still functioning on colonial era infrastructure. The British built it and we have to continue with it. I think for the first time, what I can see here is that we Indians are building things in scale to, transformational change. The entire planning was that from any place to any place in Mumbai, one should reach within less than 1 hour. That is the planning. And we are also trying to integrate the entire transportation system. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, हुबली और मैसूर जिले में 5 स्थानों पर तलाशी ली और बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू हत्याकांड में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी आकाश फॉर लाइफ में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन से निकले मंथन के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का रास्ता मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत 1 लाख नए हितग्राहियों के नाम अलग अलग योजनाओं में जोड़ा जा रहा है और वो सिवनी में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समय पर लिए गए निर्णय टीम वर्क और बचाव के उपाय पर ध्यान देने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें तो बड़ी से बड़ी महामारी को भी नियंत्रित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में डेंगू का कहर जारी है। जिले में डेंगू से लोग बेहाल हैं। शहर के अलग अलग अस्पतालों में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मदुरई और रामनाथपुरम में कई निचले इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद लोगों की खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे इलाके पानी में डूबे हैं। मुंबई स्थित सरकारी जेजे अस्पताल में 132 साल पुरानी सुरंग मिली है। ब्रिटिश राज्य में बनी इस 200 मीटर लंबी सुरंग की आधारशिला पर 1890 की तिथि अंकित है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं चलने के कारण शनिवार सुबह वायु प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी दर्ज की गई। बता दें कि दिल्ली अब भी डार्क रेड जोन में, जबकि एनसीआर के सभी प्रमुख शहर रेड जोन में बने हुए हैं। वायु प्रदूषण के कारण पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई कराने का आदेश दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 366, नोएडा में 321 और दिल्ली में 415 दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा में AQI 349, फरीदाबाद में 371, गुरुग्राम में 372, मानेसर में 348, भिवानी में 404, बुलंदशहर में 181, हापुड़ में 225 और सोनीपत में AQI 347 रहा। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते 1 सप्ताह में दूसरी बार भारत की विकास गाथा की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग बहुत प्रतिभाशाली और उद्देश्यपरक हैं और वे विकास के मामले में उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने में अपने देश की मदद करेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर रशियन हिस्टोरिकल सोसाइटी की 10वीं वर्षगांठ से संबंधित कार्यक्रम में रूस के राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के लगभग 1.5 अरब लोग विकास के मामले में निश्चित रूप से शानदार परिणाम हासिल करेंगे। पुतिन की यह टिप्पणी विदेश मंत्री एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा से कुछ दिन पहले आई है। एस जयशंकर 7 और 8 नवंबर को मॉस्को के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान को उसके परंपरागत सहयोगियों चीन और सऊदी अरब से
13 अरब डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय मदद मिली है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसडाक डार ने यह जानकारी दी है। पाकिस्तान को यह मदद ऐसे वक्त में मिली है जब सरकार देश की कमजोर अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के प्रयास में जुटी है। नई वित्तीय सहायता के तहत पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर चीन से जबकि 4 अरब सऊदी से मिलेंगे। यह 20 अरब डॉलर के निवेश वायदों के अतिरिक्त है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा कि सऊदी अरब ने भी आर्थिक सहायता को 3 अरब डॉलर से बढ़ाकर 6 अरब डॉलर करने के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इंग्लैंड ने बेन स्टोक्स नाबाद 42 रन की बदौलत सुपर 12 के ग्रुप के महत्वपूर्ण मैच में श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही वो T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है। श्रीलंका ने सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका की 45 गेंद में 67 रन की अर्धशतकीय पारी से शानदार शुरुआत की। निसांका ने 33 गेंद में अर्धशतक जड़कर अच्छी शुरुआत कराई, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने वापसी करते हुए उसे 8 विकेट पर 141 रन ही बनाने दिए। 141 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तरी इंग्लैंड ने सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स के 47 रन और कप्तान जोस बटलर के 28 रन की बदौलत पहले विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी की। इसके बाद श्रीलंकाई स्पिनरों ने वापसी की कोशिश की। कुछ ही देर में इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन पहुंच गई थी और बाद में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान स्टोक्स ने संयम से खेलते हुए टीम को 2 गेंद रहते जीत दिला दी। इस मैच के नतीजे के बाद मेजबान और गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का अभियान ग्रुप चरण में ही खत्म हो गया। इंग्लैंड ग्रुप 1 में न्यूजीलैंड के बाद दूसरे स्थान पर रही और अब अंतिम 4 में उसका सामना ग्रुप 2 की शीर्ष टीमों से होगा। 2 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों के साथ कदम ताल मिलाती नजर आई। दरअसल सिक्किम में राष्ट्रपति के स्वागत में एक नृत्य आयोजित किया गया, जिसमें वो भी शामिल हुई। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। Thank you.